हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो हम मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शिवाजी का जन्म देखा था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अलग अलग सैन्य अभियान शुरू किए थे। स्वराज्य का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे। ठीक है, इन्होंने ये सिंधु दुर्ग किला बनवाया था और बीजापुर का जो सुल्तान था उसने इनको हराने के लिए अफजल खां को भेजा, तो अफजल खां को भी शिवाजी ने मार दिया था। अब इस घटना के बाद, अफजल खान की घटना के बाद में अब एक मुगल सरदार आता है, मतलब कि एक मुगल सेनापति था शाइस्ता खान, जो कि उच्च पद पर बैठा हुआ था। ठीक है, इसको औरंगजेब भेजता है कि जाओ और शिवाजी को हरा कर आओ। तो ये आता है शिवाजी पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ में, और लगातार 3 सालों तक इसने शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। ठीक है, अब 3 सालों तक ऐसा नहीं है कि हर रोज़ युद्ध हो रहा है, ये 3 सालों तक अपनी सेना लेकर डटा रहा है महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, ये शिवाजी के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये शाइस्ता खान बार बार अटैक करता रहा। फिर अंततः क्या होता है, फाइनली शिवाजी ने क्या किया, अपने कुछ सैनिकों के साथ में मिलकर इसी शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। कब? रात में। शिविर क्या होता है? सेना जो टेंट वगैरह लगाकर रहती है ना कुछ समय के लिए, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वो कैंप में रहेंगे, कैंप लगा लेते हैं या टेंट लगा लेते हैं। कई सारे जो सेना होती है ना, कई सारे टेंट लगा लेते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में। तो वही चीज़ है शिविर। तो वहाँ पर ये ठहरा हुआ था उसी शिविर में, और उसी शिविर पर, शाइस्ता खान के शिविर पर रात में अटैक किया शिवाजी ने। अब रात में अटैक क्यों किया? क्योंकि अगर दिन में अटैक करते ना तो शाइस्ता खान के पास में एक तो बहुत बड़ी मुगल सेना है, और दूसरी बात, ये जो रात में अटैक करना है, ये जो सरप्राइज अटैक होता है, दुश्मन को अचानक से चौंका देना, यही तो गुरिल्ला युद्ध की एक रणनीति होती है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का ही एक पैतरा चला शिवाजी ने कि अचानक से दुश्मन पर वार करो और रात के समय पर वार करो, क्योंकि रात के समय पर ज़्यादातर सैनिक सो रहे होंगे, सुरक्षा कमज़ोर होगी, तो दुश्मन जो है वो सतर्क नहीं है। इसीलिए शिवाजी ने रात का टाइम चुना। अब इस हमले में शाइस्ता खां जो है वो बहुत मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसकी कुछ उंगलियां जो थी वो कट गईं, वो अपनी उंगलियों को गवा बैठा। तो डर के मारे वो तुरंत के तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर भाग गया, चला गया वो। ठीक है, अब ये जो साहसिक आक्रमण किया था छत्रपति शिवाजी ने, ये आज के सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। आज के टाइम पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती हैं। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? दूसरे लोगों या जो बुनियादी ढांचे होते हैं, बुनियादी ढांचे जैसे कि शहर है, घर है, बाज़ार है, या हॉस्पिटल है, स्कूल है, इन सारी चीज़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, या न्यूनतम इनको नुकसान पहुंचे, क्षति पहुंचे, कम से कम क्षति पहुंचे इनको। ठीक है, और बिना की गई सैन्य कार्यवाही, वो होता है सर्जिकल स्ट्राइक। सैन्य कार्यवाही यानी कि सैन्य हमला, सेना जाएगी, दुश्मन के इलाके में घुसेगी, सिर्फ दुश्मन को निशाना बनाएगी और किसी आम इंसान को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो वही है सैन्य कार्यवाही। इसका उद्देश्य क्या होता है? केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को क्षति पहुंचाना होता है। वो लक्ष्य क्या है? दुश्मन का एरिया या दुश्मन खुद हो गया है ना, वो टारगेट होता है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ठीक है, वैसे ही उसी तरीके से शिवाजी ने शाइस्ता खान के कैंप पर अटैक किया था, उसके शिविर पर अटैक किया था। क्यों? क्योंकि ये जो लीडर है, जो सेनापति है, अगर वो ही डर जाएगा इस अटैक से, वो ही भाग जाएगा, या अगर ये मर भी जाता तो इतनी बड़ी मुगल सेना का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मुगल सेना लौट जाती, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं है ना कि क्या करना है आगे। इसीलिए शिवाजी ने क्या किया, सारी की सारी सेना पर उन्होंने वार नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली शाइस्ता खान के कैंप पर हमला कर दिया। समझ गए? तो यहाँ से तो शाइस्ता खान भाग गया, लेकिन फिर ये जो 3 वर्षों तक लगातार आक्रमण चलते रहे थे, इसके प्रतिशोध में, प्रतिशोध यानी कि बदला लेने के लिए शिवाजी ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य के एक समृद्ध यानी कि जिसमें बहुत सारा पैसा होता है, रिच जिसे हम बोलते हैं, धनी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो समृद्ध बंदरगाह था। बंदरगाह वही पोर्ट जो होता है समुद्र के किनारे जो लोकेटेड होता है, जिससे व्यापार वगैरह किया जाता है, वो तो उसका नाम था सूरत। सूरत जो आज के गुजरात में पड़ता है, इसकी लोकेशन भी दिखाई है मैंने आपको। तो सूरत पर आक्रमण किया था छत्रपति शिवाजी ने, किसके लिए? बदला लेने के लिए, मुगलों से बदला लेने के लिए। तो ये सूरत उस समय पर मुगल साम्राज्य के अधीन में था। ठीक है, अब वहाँ से शिवाजी को लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का विशाल खजाना प्राप्त हुआ।
ठीक है, कितना पैसा मिला उन्हें? 1 करोड़ का पैसा मिला, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि थी, बहुत बड़ा अमाउंट था ये उस समय के लिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर आक्रमण न करने का ध्यान दिया, मतलब वो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी चीज़ पर आक्रमण ना किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। और यहाँ तक कि एक दानवीर व्यक्ति जो था, दानवीर मतलब जो दान पुण्य का काम करता था, लोगों की मदद करता था, तो उसका नाम था मोहनदास पारेख, ठीक है। तो इसके घर को भी सुरक्षित रखा, इसको भी नहीं लूटा, इसको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो एक बार सूरत को उन्होंने लूट लिया, अब वो कुछ वर्षों के बाद दोबारा से सूरत को लूट ले रहे हैं, दोबारा से उस पर आक्रमण कर रहे हैं वापस से आकर। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, सूरत पर आक्रमण करना, और सूरत जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन है, इतना बड़ा साम्राज्य, और उस पर आकर एक इंसान लूट कर ले जा रहा है उसे। तो ये घटनाएं इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं, इतनी फेमस हो जाती हैं कि उस समय के एक अंग्रेजी समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर जो होता है, जिसका नाम था लंदन गजट, ठीक है, ये नाम याद रखना, जैसे अगर क्वेश्चन बने कि लंदन गजट क्या था, तो ये उस समय का अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। इसमें छपी ये बातें, ये जो घटनाएं हो रही थी, इस लंदन गजट में ये बताया गया कि कैसे शिवाजी ने सूरत में सभी यूरोपीय राजनयिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर तुरंत धन की भेंट की मांग की थी। मतलब शिवाजी ने ना पत्र लिखा था, किसको लिखा था? जो भी यूरोपीय राजनयिक प्रतिनिधि थे। अब इसका मतलब क्या होता है? यूरोपीय मतलब यूरोप से आए हुए, और राजनयिक प्रतिनिधि कौन होते हैं? जो अपने देश के या अपनी सरकार के या अपनी कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं, जो दूसरे देश में आकर जो है वो अपने हितों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये यूरोपीय लोग आए थे, जैसे अंग्रेज़, डच, पुर्तगाली, है ना, और फ्रेंच जो थे, ये सब आए थे भारत में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे मुग़ल साम्राज्य, जैसे सूरत लूटा जा रहा है, तो वो इस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे कि मुग़ल साम्राज्य को नुकसान हो रहा है। वो ये देखेंगे कि उनका जो माल है वो सुरक्षित है कि नहीं, उनका गोदाम सुरक्षित है कि नहीं। तो वो अपने हितों के लिए दूसरे देश में आते हैं, ठीक है। वही होते हैं राजनयिक प्रतिनिधि। राजनयिक प्रतिनिधि समझ गए ना, अपने देश के हितों के लिए दूसरे देश में आकर काम करते हैं ये लोग। जैसे अलग अलग यूरोपीय देशों से व्यापारी भारत में आ रहे थे, व्यापार कर रहे थे, लेकिन उनके साथ में कुछ अधिकारी भी होते थे, ठीक है। ये लोग अधिकारी होते हैं जो व्यापार की देखरेख करते थे, और जो स्थानीय शासक है, कोई जैसे कि मुग़ल साम्राज्य में औरंगज़ेब है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इंडिया के राजा से जब तक अनुमति नहीं ली जाएगी कि हम यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं या नहीं, तब तक वो व्यापार तो नहीं कर पाएंगे ना भारत में। ऐसे ही कोई आकर मुंह उठाकर चला आएगा और कोई कहेगा कि हमें यहाँ पर व्यापार करना है, नहीं हो पाएगा ना, उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। और अपनी कंपनी या अपने देश के हितों की रक्षा करते हैं वो लोग, वही है यूरोपीय राजनयिक प्रतिनिधि। जैसे आज के समय पर भारत के अलग अलग जो राजदूत हैं वो अलग अलग देशों में हैं, जैसे कि अमेरिका में, ठीक है, और सऊदी अरेबिया, इराक में, अलग अलग देशों में बहुत सारे राजदूत बैठे हुए हैं, जैसे हम एम्बेसडर भी बोलते हैं। और अलग अलग देशों के राजदूत हमारे इंडिया में भी बैठे हुए हैं, सब अपने अपने देश की बात करते हैं, ठीक है। तो वही है, अपने देशों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये अपने देशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो शिवाजी ने इन्हीं लोगों को जो है वो पत्र लिखा था, जो सूरत में बैठे हुए थे ये प्रतिनिधि। बोला था कि तुरंत धन की भेंट दो, मतलब तुरंत के तुरंत मुझे पैसा दे दो तुम, वरना मैं फिर से आऊँगा, वापस आऊँगा और उस शहर को नष्ट कर दूँगा, या उस शहर को वापस से मैं लूट लूँगा। ये चेतावनी दी थी शिवाजी ने। तो सूरत की कहानी ये है कि सूरत में अंग्रेज़ वगैरह, पुर्तगाली वगैरह ये बैठे हुए थे, ये व्यापार कर रहे थे वहाँ पर। इन्होंने मुग़ल साम्राज्य से अनुमति ले ली थी कि सूरत में हमें फैक्ट्री बनाने दी जाए। फैक्ट्री का मतलब क्या है? गोदाम टाइप से, है ना। जो भी सामान लेकर आएंगे वो यहाँ पर वो जमा करते थे, उनके व्यापारी वगैरह इसी जगह पर रहते थे। तो सूरत में ये लोग व्यापार कर रहे थे, और शिवाजी ने सूरत को ही लूटा था, और इसीलिए इन्हीं लोगों को उन्होंने पत्र लिखा था कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं दोबारा से आऊँगा और दोबारा से लूट लूँगा उसको। तो ये इनडायरेक्टली मुग़ल साम्राज्य को चेतावनी है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के अधीन सूरत है और सूरत में व्यापार कर रहे हैं ये अंग्रेज़ वगैरह, है ना। तो इन लोगों को सुरक्षा देने का काम किसका है? मुग़ल साम्राज्य का। लेकिन यहाँ पर शिवाजी आ रहे हैं और इसको लूट ले रहे हैं, तो मुग़ल साम्राज्य की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी कि ये भाई साहब हमें सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग ये सोचेंगे कि मुग़ल साम्राज्य हमसे कर तो ले रहा है व्यापार करने का, लेकिन हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, शिवाजी आकर हमें लूट कर ले जा रहे हैं।
तो ये कहानी चल रही है, ठीक है। इसीलिए सूरत पर जो आक्रमण है वो मुगल साम्राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा का घोर अपमान था। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, ठीक है। इसीलिए औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए एक प्रतिष्ठित राजपूत सेनापति जयसिंह को भेजा। पहले भेजा था इसने शाइस्ता खान को, और 3 सालों तक उसने अटैक भी किए थे, लेकिन उसकी उंगलियां वगैरह कट गई, वो डर के मारे वापस भाग गया था। अब ये भेज रहे हैं एक प्रतिष्ठित यानी कि एक बहुत फेमस, एक बहुत योग्य इंसान है, राजपूत सेनापति है जिसका नाम है जयसिंह, ठीक है, नाम याद रखना। जयसिंह को भेजा है अब शिवाजी के पास में। उसके विरुद्ध शिवाजी को पुरंदर दुर्ग में हार मानकर संधि करनी पड़ी। मतलब ये औरंगजेब है, इसने जयसिंह को भेजा कि जाओ शिवाजी को हराओ। तो शिवाजी जो थे वो यहाँ पर थोड़ा सा अब फ्यूचर के बारे में सोचकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि जयसिंह गुरिल्ला युद्ध में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में तो शिवाजी माहिर हैं। तो जयसिंह ने किले घेरना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले जयसिंह ने घेरा था पुरंदर का किला, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। तो किला घेर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर किला घेर लिया जाएगा, ये बीच में अगर किला है, इसको घेर लिया तो बाहर से कोई भी सामान अंदर नहीं जा पाएगा, खाने पीने का सामान नहीं जा पाएगा, कमी पड़ने लगेगी, तो अंदर के लोग जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगेंगे, है ना। तो यही चाल चली, जयसिंह ने पुरंदर का किला घेर लिया था। अब जयसिंह यहीं पर नहीं रुकने वाला था। जैसे ही पुरंदर का किला टूटता, जैसे ही वो अगर ये जीत जाते, वैसे ही ये और आगे बढ़ते और दूसरे किले पर कब्जा करने की कोशिश करते। तो इसी वजह से शिवाजी जो है वो मान जाते हैं संधि करने के लिए, ठीक है। ये पुरंदर दुर्ग जो है ये पुणे के पास में लोकेटेड है। तो ये दुर्ग घेर रहे थे, इसी वजह से शिवाजी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक किले को बचाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं उसी एक किले के लिए सारे के सारे संसाधन लगा दूंगा, सब पैसा, सारी सेना लगा दूंगा, तो पूरा का पूरा जो मैंने साम्राज्य खड़ा किया है वो खतरे में आ सकता है। तो शिवाजी जो थे वो पूरे के पूरे साम्राज्य को बचाना चाहते थे, सिर्फ एक किले को नहीं, ठीक है। वो हर एक इंसान के बारे में सोचकर चल रहे हैं कि युद्ध होगा तो लोगों को ही नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसीलिए वो यहाँ पर जयसिंह से पुरंदर की संधि करने के लिए मान जाते हैं, ठीक है। पुरंदर दुर्ग में हार मानकर संधि कर लेते हैं। तो ये पुरंदर दुर्ग कहाँ पर है, अगर मैप में हमारे में मैंशनड हो तो, इस मैप में मैंशन नहीं है। ये पुणे है, पुणे के ही पास में है पुरंदर का दुर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ से ये करेंगे समझौता। समझौता मतलब इनको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी मुगल साम्राज्य की। तो क्या क्या शर्तें थी? उन्हें अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग छोड़ना पड़ा। किसको? शिवाजी को, ठीक है। जो भी किले उन्होंने जीते थे उसका एक बड़ा भाग उन्हें छोड़ना पड़ा, वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। और शिवाजी के बेटे का नाम था संभाजी। संभाजी को मुगल सेवा में प्रवेश करना पड़ा, ये भी उनकी संधि की शर्त थी। अब इनके बेटे को क्यों मुगल सेवा में प्रवेश करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये गारंटी का काम करेंगे, है ना, कि अगर भविष्य में शिवाजी ने संधि तोड़ी, अगर उन्होंने दोबारा से ये किले वगैरह हड़पने की कोशिश की, तो उनका बेटा मुगलों के पास में है। इसीलिए उन्होंने अपने पास में मुगल सेवा में उनका बेटा रख लिया था। तो संभाजी को मनसब वगैरह दे दिया गया था, मनसबदार बना दिया गया था इनको, ठीक है। तो संधि तो हो जाती है। उसके बाद में जयसिंह ने थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर ये की कि शिवाजी को मनाया जाए आगरा लेकर जाने के लिए। तो शिवाजी जो है वो मान जाते हैं। आगरा स्थित जो मुगल दरबार था उसमें उपस्थित होने के लिए शिवाजी सहमत हुए। ये जयसिंह क्यों चाहता था कि शिवाजी आगरा जाएं और औरंगजेब से मिले? क्योंकि ये चाहता था कि जो पुरंदर की संधि है वो मजबूत बने, औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो संबंध हैं वो अच्छे हों, है ना। और औरंगजेब जो है वो शिवाजी का सम्मान करेगा, मुगल साम्राज्य में ऊंचा दर्जा मिलेगा शिवाजी को, और मराठा मुगल के जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे, इसीलिए ये बोल रहा है। इसके अलावा जयसिंह जो है वो अपनी गारंटी भी दे रहा था कि शिवाजी आपकी सुरक्षा जो है उसकी सुरक्षा की मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा की, और आपके सम्मान की भी मेरी ही जिम्मेदारी है, वो जयसिंह ने बोला। तो जब ये इतनी गारंटी ले रहे हैं तो शिवाजी मान जाते हैं, चले जाते हैं आगरा। लेकिन यहाँ पर होता जयसिंह की उम्मीद के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर औरंगजेब और उस मुगल वजीर के सामने उनको खड़ा किया गया था जिसे शिवाजी पहले पराजित कर चुके थे। मुगल वजीर को जिसको पहले हरा चुके हैं उसी के सामने उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और दूसरी बात, औरंगजेब के सामने भी खड़ा किया जा रहा है। ना तो उन्हें कोई सम्मान दिया गया,
ना ही उन्हें कोई ऊंचा पद दिया गया। तो अब खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो इस अपमान से क्रोधित होकर, क्रोधित मतलब गुस्सा होकर बहुत ज़्यादा भड़क गए शिवाजी। तो वो उसके दरबार से बाहर निकल गए तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो ये जो घटना होती है, इस घटना के बाद औरंगज़ेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, क्योंकि ये डर गया था कि ये शिवाजी गुस्से में गए हैं, अगर इन्होंने पुरंदर की संधि तोड़ दी तो ये वापस से किले हथिया लेंगे। तो इन्होंने औरंगज़ेब ने नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद क्या होता है, जो जैसे घर वगैरह होता है, ठीक है, तो उसी घर के अंदर ही उस इंसान के ऊपर में नज़र रखी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये घर है, यहाँ पर शिवाजी रुकेंगे अब, तो इसके चारों ओर, घर के बाहर चारों ओर पहरा रहेगा, इनको बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी, हर वक्त पहरा होगा। यही होती है नज़रबंदी। तो अब इनको नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने एक रणनीति बनाई। अब ये यहाँ पर भी एक योजना बना रहे हैं। रणनीति मतलब क्या होता है, एक तो होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, मतलब क्या करना है, ठीक है, ये तो प्लान होता है, लेकिन कैसे करना है, कितने समय में करना है, और उससे सफलता मिलेगी कि नहीं, मतलब 100% हम श्योर हैं कि इस रणनीति से, इस प्लान से सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। वही है स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब क्या है स्ट्रैटेजी का, कि कैसे करना है ताकि सफलता मिले, वही है स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर एक रणनीति बनाते हैं शिवाजी। उन्होंने क्या किया था, संत महात्मा मतलब जो साधु संत होते हैं, धार्मिक लोग जो होते हैं, इनको और मुगल सरदारों को ये उपहार भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये उपहार भेज रहे हैं। और उपहारों में क्या है, उसमें फल हैं, मिष्ठान है, मिष्ठान मतलब मिठाइयाँ हैं, बड़ी बड़ी टोकरियों में ये भरकर जो है वो भेजे जाते थे। अब जो इन्हें नज़रबंद किया गया है, ठीक है, किसी हवेली में, तो इसके चारों ओर पहरेदार बैठे हुए हैं। अब जब ये सामान जो है, ये टोकरियाँ जो है वो यहाँ से बाहर जाएंगी तो पहरेदार चेक करेंगे। तो शुरुआत में तो पहरेदारों ने चेक किया उन उपहारों को, उनकी जाँच की, लेकिन शीघ्र ही ऐसा करना बंद कर दिया कि रोज़ रोज़ क्या चेक करो, ये तो वही टोकरियाँ जिसमें फल और मिठाइयाँ जाती हैं, ठीक है, ले जाओ। तो बिना चेक किए उन टोकरियों को ले जाने दिया उन पहरेदारों ने। और शिवाजी को मुगल पहरेदारों से यही अपेक्षा थी। फिर क्या होता है, इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी सहित स्वयं को टोकरियों में छिपाकर सफलतापूर्वक अपने आप को मुक्त किया। अब जब पहरेदारों ने चेक करना छोड़ दिया है कि बॉक्स में क्या है, तो शिवाजी ने फ़ायदा उठाया, वो खुद छुपे टोकरियों में और अपने बेटे संभाजी को भी छुपा लिया। ठीक है, यहाँ पर शिवाजी ने क्या किया, आदत डाली पहले तो, कि रोज़ जो है वो सेम चीज़ भेजी, सरदारों को या पहरेदारों को आदत डाली, और उसके बाद में उन्होंने फ़ायदा उठाया इसी चीज़ का। ठीक है, और जैसे ही ये बचकर निकल जाते हैं, इसके बाद में औरंगज़ेब उन्हें फिर कभी नहीं पकड़ पाता है। ओके, तो ये आपको एक चित्र फलक देखने को मिल जाएगा, चित्र फलक, या जिसे हम पैनल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पत्थर पर या धातु पर या किसी सतह पर उकेरा गया एक बड़ा सा चित्र। ठीक है, उकेर कर बनाया जाता है, या हम कहते हैं खुरच कर जो बनाया जाता है चित्र, बड़ा चित्र बनाया जाता है, तो वो कुछ ये बनाया गया है। इस चित्र में दिखाया क्या जा रहा है कि जो आगंतुक हैं, ये जो मिलने आए हैं शिवाजी से, ये शिवाजी बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सिंहासनारूढ़ यानी कि सिंहासन पर बैठे हुए शिवाजी, उनकी राजसभा चल रही है, यानी कि कोर्ट की मीटिंग चल रही है, और इसमें जो इनसे मिलने आए हैं उनका एक दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, ये छत्रपति शिवाजी के ऊपर जो है ये छाता जो है वो बनाया हुआ है, शाही छाता इस फोटो में दिखाया गया है। तो छत्रपति का क्या मतलब है वो भी अभी हम समझेंगे आगे। ठीक है, अब ये जो चित्रफलक है, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में स्थित है। उद्यान क्या होता है, जिसे हम पार्क बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क जो है वहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलें तो कुछ वर्षों के बाद, अब जैसे आगरा से तो ये बचकर आ गए वहाँ से। फिर कुछ सालों के बाद में 1674 में रायगढ़ के सुदृढ़ यानी कि मजबूत पर्वतीय दुर्ग में, मतलब पहाड़ पर बना हुआ था रायगढ़ का किला, वहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, पूर्ण वैदिक विधि विधान से होता है। वैदिक विधि विधान थे, मतलब आपने सुना होगा, वैदिक काल सुना होगा आपने, एक ऋग्वेद सुना होगा, है ना, सुने होंगे कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैदिक विधि विधान से ही इनका होता है राज्याभिषेक। तो क्या याद रखना है आपको, 1674 में रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक होता है शिवाजी का।
अब इससे पहले भी शिवाजी शासन कर रहे थे, लेकिन 1674 में पूरे के पूरे विधि विधान से ये खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर रहे हैं कि मैं किसी और राजा के अधीन नहीं आता हूँ। ठीक है, वैसे राज्याभिषेक का मतलब होता है राजा बनने का एक आधिकारिक समारोह होता है जिसमें कई सारे लोग बुलाए जाते हैं। ओके, तो राज्याभिषेक के बाद उनकी औपचारिक उपाधि श्री राजा शिव छत्रपति स्थापित हुई। ये भी आपको याद रखना है, दूसरा फैक्ट ये निकल कर आता है। ठीक है, इन्होंने कौन सी उपाधि ली? इन्होंने उपाधि ली श्री राजा शिव छत्रपति की। उपाधि क्या होता है? जिसे हम टाइटल भी बोलते हैं। उपाधि किसी इंसान का काम बताता है, यानी वो जो इंसान है उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि हम बोलते हैं टीचर, तो टीचर भी एक टाइटल है, डॉक्टर एक टाइटल है ना। हर किसी को तो डॉक्टर नहीं बोल देंगे। किंग एक टाइटल होता है या राजा एक टाइटल होता है। अलग अलग टाइटल हमने देखे हैं। सुल्तान जो देखा था, सुल्तान एक टाइटल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने टाइटल लिया था श्री राजा शिव छत्रपति का। ओके, फिर कुछ पूर्ववर्ती शासकों की तरह उन्होंने अपनी नवीन संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। पूर्ववर्ती यानी कि छत्रपति शिवाजी से पहले के जो राजा थे उन लोगों ने अपने संवत चलाए थे। संवत मतलब क्या होता है? कैलेंडर टाइप। ठीक है, एक अपना अपना कैलेंडर चलाते थे अलग अलग राजा जो थे। जैसे आपने एक फेमस सुना होगा विक्रम संवत। ठीक है, वो भी एक राजा ने चलाया था। तो उसी तरीके से शिवाजी ने भी एक संवत चलाया, एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम था राज्याभिषेक शक। ठीक है, इसका आरंभ किया। तो ये भी याद रखना कि राज्याभिषेक शक का आरंभ किसने किया था? छत्रपति शिवाजी ने। कब किया था? अपने राज्याभिषेक के बाद, जो कि 1674 में हुआ था। अब छत्रपति का मतलब क्या होता है? छत्र मतलब होता है छाता। ठीक है, या राजा के सिर के ऊपर रखा जाने वाला शाही छाता, वो हो गया। और पति का मतलब होता है स्वामी या मालिक, किसी चीज़ का मालिक। ठीक है, तो मतलब शाही छाते का मालिक, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वोच्च राजा, सबसे ऊंचा राजा। तो ये जो छाता होता है ना, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है जो इनके ऊपर छाता बना हुआ है, ये छाता इनकी पावर को दिखाता है, इनकी सत्ता को दिखाता है, इनके सम्मान को दिखाता है। तो वही है छत्र या छाता। तो इनकी सत्ता को दिखा रहा है, यानी कि ये अब एक स्वतंत्र राजा हैं, सर्वोच्च राजा हैं। वही मतलब है छत्रपति का। छत्रपति मतलब सीधा सा मतलब क्या है? वो शासक जो स्वतंत्र है और सर्वोच्च राजा है, यानी कि सबसे उच्च है। ओके, फिर राज्याभिषेक के बाद में शिवाजी ने दक्षिण दिशा की विजय यात्रा आरंभ की। विजय यात्रा का मतलब ये नहीं है कि वो घूमने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, नहीं, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जा रहे हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? दक्षिण दिग्विजय बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि दक्षिण दिग्विजय क्या है, तो क्या बताओगे? कि शिवाजी का जो दक्षिण दिशा की तरफ जो विजय अभियान चला था वही है दक्षिण दिग्विजय। ओके, उन्होंने क्या किया था इस दक्षिण दिग्विजय में? उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण भागों और अल्प संरक्षित क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अल्प संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जिनकी सुरक्षा बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कम होती है, कुछ ऐसे कमज़ोर एरिया। ठीक है, तो उन सब पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे इस मैप में यहाँ पर शो की गई है। तो जो 1680 में शिवाजी का राज्य जो था वो इतना बड़ा था, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर में। ठीक है, इतना बड़ा था शिवाजी का राज्य 1680 में। अब इससे कंफ्यूज मत करना, जो मैंने एक ये वाला मैप दिखाया था ये है 1759 का, जब मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, सबसे ज़्यादा बड़ा था, वो तब का है। लेकिन शिवाजी तो 1680 में ही मर गए थे ना, तो उस समय पर ये इनका साम्राज्य इतना बड़ा था। तो इन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग जो थे उन पर कब्जा कर लिया था, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करके देखो, मैंने मैप को उतना ही बड़ा कर दिया ताकि आपको समझ आए। तो ये वाला एरिया है ना, तो उत्तरी तमिलनाडु ये वाला पार्ट हो गया, कर्नाटक वाला पार्ट हो गया, इसको वो अपने साम्राज्य में मिला रहे हैं। ओके, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस दक्षिणी विस्तार का बहुत फ़ायदा होता है आगे चलकर, शिवाजी की मृत्यु के बाद में फ़ायदा होता है मराठों को। कैसे? जो मुगल आक्रमण हुए थे बाद में, उनके विरुद्ध उन्हें एक रणनीतिक रूप से उल्लेखनीय सामरिक सुदृढ़ता मिल जाती है। मतलब औरंगजेब जो है वो आक्रमण कर रहा है मराठों पर, है ना। अपनी लाइफ के लास्ट 25 सालों तक ये लड़ता रहा था मराठों से, लेकिन जीत नहीं पाया था। तो उसका वो हुआ कैसे था? उन लोगों को फ़ायदा मिला था इसी दक्षिण विस्तार से,
कैसे सामरिक सुदृढ़ता मिल गई थी। सामरिक का मतलब होता है सेना से जुड़ा हुआ और सुदृढ़ता का मतलब होता है मजबूती। ठीक है, तो मतलब इनको मिल गई, मराठों को सैन्य मजबूती मिल गई, सामरिक सुदृढ़ता मिल गई, यानी कि उन्हें पीछे हटने की जगह मिल गई। जैसे ये मान लो अपना भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर मुगल बैठे हुए हैं, यहाँ पर मराठे बैठे हुए हैं और ये दक्षिण वाला इलाका है जो इन्होंने कब्जा लिया है। तो ये औरंगजेब जब इन पर आक्रमण कर रहा है तो कुछ एरिया पर इसने आक्रमण किया, ठीक है। अब ये मराठे जो है वो पीछे हटेंगे, वो यहाँ पर दक्षिण की तरफ जा सकते हैं और यहाँ से युद्ध कर सकते हैं। तो इन मराठों को पीछे हटने की जगह मिल गई, वही है सामरिक सुदृढ़ता। ठीक है, पीछे हटने की जो इनको जगह मिली है। और रणनीतिक का मतलब होता है लंबी अवधि की योजना से जुड़ा हुआ। मतलब इस पूरी लाइन का अगर मैं मतलब आपको समझाऊं तो एक ऐसी सैन्य मजबूती इन्हें मिल गई मराठों को जो भविष्य की युद्ध योजना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई थी इनके लिए। ठीक है, इसी वजह से ये मुगल सेना को, मतलब जो औरंगजेब था, वो जीत नहीं पाया इनके एरिया को। वरना अगर ये दक्षिण की तरफ विस्तार नहीं करते तो हो सकता है ये औरंगजेब से हार जाते। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर दक्षिण में जब शिवाजी थे तो दक्षिण में ही रहते हुए डच व्यापारियों के दास व्यापार का निषेध कर दिया इन्होंने। निषेध मतलब बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी। ये जो डच व्यापारी बैठे हुए थे दक्षिण में, ये दास व्यापार कर रहे थे। दास व्यापार क्या होता है? गुलामों का व्यापार, गुलाम बनाया जा रहा था। कई सारे भारतीयों को ये पकड़ रहे थे, उन्हें गुलाम बना रहे थे और उन्हें बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे ये। ठीक है, अधिकांश यूरोपीय व्यापारी जो थे, यूरोपीय में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ नहीं है, ये याद रखना। अंग्रेज़, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और जो डेनमार्क से आए थे, वो सारे के सारे लोग हैं। तो ये दास व्यापार जो है वो ये डच व्यापारी कर रहे थे। और ये जो प्रथा थी ये अमानवीय प्रथा थी। अमानवीय यानी कि ऐसा काम जो इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार ना हो। जैसे यहाँ पर दास प्रथा की बात हो रही है तो लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ पकड़ लिया जाता है, उन्हें खरीदा बेचा जा रहा है जैसे वो कोई सामान हो, है ना। उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, उनकी आज़ादी छीन ली जा रही है। ये सब क्या है? ये कोई मानवीय व्यवहार थोड़ी ना है, ये अमानवीय व्यवहार है, बुरा व्यवहार है बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी ही प्रथा ये जो चल रही है, इसका किसी भी भारतीय शक्ति ने कोई ज़्यादा विरोध किया ही नहीं। ये दास व्यापार करे जा रहे थे, भारतीयों को उठा उठा कर बेचे जा रहे थे, कोई और देख ही नहीं रहा था। लेकिन शिवाजी ने इस चीज़ को नोटिस किया, मतलब नोटिस क्या, शिवाजी ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस प्रथा को चुनौती दी, इस पर बैन लगाया और इनको जो है ये दास व्यापार करने से रोका। तो दास व्यापार के विरुद्ध उनका ये जो पक्ष था, ये अपनी प्रजा के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और संरक्षण भाव का स्पष्ट प्रमाण है। तो शिवाजी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार पर काम नहीं कर रहे हैं, वो आम लोगों के, अपनी प्रजा के बारे में भी सोच रहे हैं, है ना। उनके प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता है। गहन मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी, और संवेदनशीलता मतलब होता है दूसरे के दुख दर्दों को समझना और उनकी चिंता करना, उनके बारे में सोचना, वो होती है संवेदनशीलता। संरक्षण भाव यानी कि रक्षा करने और बचाने की भावना। तो अपनी प्रजा की रक्षा करने का भाव उनका बहुत ज़्यादा, उसका प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलता है, जो इन्होंने दास प्रथा का विरोध जो किया था उससे। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। और ये तो शिवाजी का शासन का जो साम्राज्य है वो आपको दिख ही रहा होगा। इसमें और क्या क्या दिखाया गया है, एकोजी के अधीन क्षेत्र भी है यहाँ पर, ये एकोजी के अधीन क्षेत्र दिखाया गया है। और एकोजी को यहाँ पर, एकोजी की भूमिका इस अध्याय में आगे बताई गई है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एकोजी के बारे में। और ये येलो कलर में विदेशी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, विदेशी वही जो यूरोपीय थे, डच वगैरह। यहाँ गोवा में भी बैठे हुए हैं ये विदेशी लोग, ओके। और ये जो पुडुचेरी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ये विदेशी बैठे हुए थे। इसके अलावा ये हैं आपके पहाड़ी दुर्ग। ये जो है ये पहाड़ी दुर्ग हैं। पहाड़ी दुर्ग मतलब पहाड़ पर बनाए गए, रायगढ़, और ये है प्रतापगढ़। ठीक है, और कहाँ पर है, यहाँ पर कोप्पल जो है ये भी पहाड़ी दुर्ग है, और यहाँ पर जिंजी ये भी पहाड़ी दुर्ग है। इसके अलावा तटीय दुर्ग यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, ये तटीय दुर्ग है, ये तटीय दुर्ग है जो कि सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग हैं। ठीक है, और भूमि दुर्ग भी है।
तो ये अलग अलग तरीके के दुर्ग हैं। पहाड़ी दुर्ग जो पहाड़ पर बनाए गए, तटीय दुर्ग जो समुद्र के किनारे बनाए गए, जैसे हमने सिंधु दुर्ग का फोटो देखा था। और भूमि दुर्ग क्या है? भूमि दुर्ग नॉर्मल जो ज़मीन है, सीधी जो ज़मीन है उस पर बनाए गए हैं। जैसे एक तो ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, एक समुद्र के किनारे और एक नॉर्मल ज़मीन पर, तो वो है ये वेल्लोर वाला किला, ये वाला जो किला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिखाया गया है इस मैप में? नगर दिखाए गए हैं। ये हैं मुंबई, ये पुणे और ये कोल्हापुर है, ठीक है। कोल्हापुर की चप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। और फिर है बंदरगाह या पत्तन, तो ये वाला है आपका पोर्टो नोवो बंदरगाह, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा है वेंगुर्ला, ये भी बंदरगाह है। मालवन, ये बंदरगाह है। और ये जो है राजापुर, ये भी बंदरगाह है। और ये बंदरगाह है दाभोल, ठीक है। आपको सबका सब याद नहीं रखना है इस मैप में, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ये मैप समझा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अगर आप खुद से समझना चाहो तो, ठीक है। फिर ये दिखाई गई हैं आपकी नदियाँ जो ब्लू कलर की लाइन में हैं, जो कि ज़्यादातर हमें दिख ही रही हैं। कावेरी नदी, तुंगभद्रा, भीमा नदी, ठीक है, अलग अलग नदियाँ हैं। ये साउथ इंडिया की काफ़ी फेमस नदियाँ हैं। जैसे ये आपको दिख रही होगी, ये गोदावरी नदी है, ठीक है। एक ये तापी नदी है, इस तरीके से बहती है ये। और ये भीमा नदी है, ये कृष्णा नदी जा रही है, ये पेन्नोर नदी जा रही है, तुंगभद्रा नदी ये जा रही है, ये कावेरी नदी बह रही है। तो ये अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। तो आपको मैप में कुछ भी ऐसा याद रखने जैसा कुछ नहीं है, बस एक तो पुणे की लोकेशन याद कर लो जो कि यहाँ पर है, और थोड़ा सा चाहो तो शिवाजी का जो 1680 में राज्य है उसका आप मैप इस तरीके से बना सकते हो। ये छोटा छोटी जगह दिखा सकते हो, जैसे पेपर में क्वेश्चन बने शिवाजी का राज्य से रिलेटेड, तो आप क्या करना, साउथ इंडिया का मैप बना देना और दिखा देना कि ये वाला एरिया हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके से बना सकते हो। पुणे दिखाना हो तो पुणे इस तरीके से यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पुणे है, ठीक है ना। और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन है नहीं, तो मैप डालने से ना आंसर की जान शान वो बढ़ जाती है, ठीक है। आंसर में एक जान आ जाती है। फिर अब यहाँ पर इनके डेथ हो जाती है 50 साल की उम्र में। एक भीषण ज्वर आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है इनको, जिसकी वजह से शिवाजी का देहावसान यानी कि मृत्यु हो जाती है। शिवाजी जो थे ये एक अद्वितीय रणनीतिकार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, तो शिवाजी के जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए वो अद्वितीय हैं। तो ये रणनीति अच्छी बनाते थे, इसीलिए ये अद्वितीय रणनीतिकार थे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। दूरदर्शी मतलब कि भविष्य की सोच कर चलते थे, आगे की सोच कर चलते थे, ठीक है। तो इनके जीवन काल में ही उनके पराक्रम की गाथाएं संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेशों में प्रसिद्ध हो गई थीं। पराक्रम मतलब कि उनकी वीरता की कहानियाँ, बहादुरी की, युद्ध में उनकी जो उनका साहस है वो चीज़ है पराक्रम। और गाथाएं मतलब वो कहानियाँ, किस्से जो भी हैं वो पूरे के पूरे भारत में, विदेशों में, सब में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे उनके जीवन काल में ही, मरने के बाद की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यूरोपीय लोग उनकी तुलना किससे कर रहे थे? सिकंदर से कर रहे थे। सिकंदर एक महान सेनापति था, ठीक है। ये सिकंदर जो था ये पूरी दुनिया जीतना चाहता था और इसने ज़्यादातर एरियाज़ पर कब्जा भी कर लिया था। भारत में आया था ये आक्रमण करने, तो भारत में ये ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाता है, ये वापस लौट जाता है सिकंदर, ठीक है। तो उसी सिकंदर से कल्पना करते हैं छत्रपति शिवाजी की। कौन? यूरोपीय। फिर एक राजकुमार था जिसका नाम था छत्रसाल, ये बुंदेला राजकुमार था। बुंदेला क्या है यहाँ पर? बुंदेला है वंश या राजवंश जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो बुंदेला वंश का राजकुमार था, छत्रसाल नाम है इसका। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के संघर्ष से इतने प्रेरित हुए ये कि उन्होंने बुंदेलखंड नामक एक स्वतंत्र राज्य की ही स्थापना कर दी। मतलब उधर तो छत्रपति शिवाजी मुगलों का विरोध कर रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं ये छत्रसाल, और ये भी अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम था बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभक्त है। आज के समय की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मैप है, और ये इधर है मध्य प्रदेश। इन्हीं दोनों के बीच का एरिया है ये बुंदेलखंड। तो इसी बुंदेलखंड राज्य की स्थापना करी थी छत्रसाल ने, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर सुप्रसिद्ध हिंदी कवि थे, हिंदी कवि मतलब हिंदी भाषा में रचनाएं करते थे, अलग अलग किताबें लिखी, कहानियाँ, कविताएं, ये सब लिखी। भूषण नाम था इनका।
इन्होंने विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे ये, ठीक है, मतलब स्पेशली जा रहे हैं कि शिवाजी से मिलना है इसीलिए जा रहे हैं, वरना नहीं जाते। और तदनंतर उनके गुणगान में उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की। तो तदनंतर का मतलब होता है उसके बाद, बाद में, ठीक है। तो शिवाजी से मिलने के बाद में भूषण ने काफ़ी सारी काव्य रचनाएं की। काव्य यानी कि कविताएं लिखी उनके ऊपर, उनके गुणगान में यानी कि उनकी तारीफ में, और जिनमें से कई सारी कविताएं आज भी जनमानस में प्रसिद्ध हैं। जो आम लोग हैं, जो उनकी सोच है, उनकी भावनाएं हैं, उनका विचार है, तो उसमें वो आज भी प्रसिद्ध है। जनमानस का मतलब होता है लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, उनका विचार, ठीक है। तो इस सब में भी उनकी जो कविताएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो ये सारी की सारी बात हो गई छत्रपति शिवाजी के बारे में, ठीक है ना, समझ में आया सारा का सारा। अब जब शिवाजी की डेथ हो जाती है तो शिवाजी के बाद में मराठा की कंडीशन क्या होती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।